दोस्तों आज के इस क्लास में सीटेट एग्जाम के लिए ईवीएस का संपूर्ण मैराथन क्लास देखेंगे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, साथ में पेडागोजी सेक्शन को देखेंगे और लास्ट में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बार बार सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ईवीएस का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, हर टॉपिक से महत्वपूर्ण थ्योरी सेक्शन को लिया गया है और साथ में इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। यदि आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से इस बार ईवीएस में आपका 30 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अद्भुत जीव जंतु के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहां से हर बार सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो अद्भुत जीव जंतुओं के व्यवहार और सूक्ष्म विशेषताओं के बारे में यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले हाथी की बात कर लेते हैं, एलिफेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोस्तों, हाथियों के झुंड की नेता सबसे बुजुर्ग मादा हाथी होती है। ध्यान रखिएगा, हाथियों के झुंड की नेता सबसे बुजुर्ग मादा हाथी होती है। एक झुंड में 10 से 12 मादाएं और बच्चे होते हैं। नर हाथी 14 से 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिया गया है, इसलिए सभी पॉइंट आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। एक बड़ा हाथी दोस्तों एक दिन में 100 केजी से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खाता है। हाथी बहुत कम सोते हैं, दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है, क्योंकि इससे इनकी त्वचा को ठंडक मिलती है। इनके बड़े कान पंखे की तरह हवा करने के काम आते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं ध्यान से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद दोस्तों टाइगर के बारे में बात कर लेते हैं, बाघ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति और अंधेरे में रास्ता खोजने में मदद मिलती है। बाघ का गरजना 3 किलोमीटर तक दूर तक सुना जा सकता है और बाघ अपने इलाके को यूरिन की गंध से पहचानते हैं। इनके कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम सकते हैं। तो ये सभी विशेषताएं बाघ के बारे में याद रखिएगा। स्लॉथ हर बार पूछा जाता है स्लॉथ के बारे में। देखिए दोस्तों, यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है। यह अपने पूरे जीवन लगभग 40 वर्ष में केवल 8 पेड़ों पर ही निवास कर पाता है। यह सप्ताह में केवल एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। यह बहुत अच्छा तैराक भी है। ये सभी विशेषताएं याद रखिएगा, एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। सांप के बारे में देखेंगे। भारत में मुख्य रूप से 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। और भी जहरीले सांप पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा जहरीले यहाँ पर नाग, करैत, दुबोइया और अफाई हैं। सांप के 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते। वह जमीन पर होने वाले कंपन को महसूस करता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सांप के जहर की दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रेशम का कीड़ा। यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। यह अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा। मधुमक्खी पालन। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का बुचाहा गांव प्रसिद्ध है मधुमक्खी पालन के लिए। मधुमक्खी पालन का सबसे सही समय अक्टूबर से दिसंबर है। अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि इसी समय रानी मक्खी अंडे देती है। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। चींटियां, दीमक और ततैया ये सभी समूह में रहते हैं। चींटियां चलते समय गंध छोड़ती है, जिससे पीछे वाली चींटियां रास्ता ढूंढ लेती हैं। तो चींटियों के बारे में ये विशेषता ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर पौधों के बारे में बात करेंगे। नेपिंथिस जो कि एक शिकारी पौधा है, इससे संबंधित प्रश्न हर बार सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। इसे घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है।
इसका बनावट दोस्तों एक लंबे घड़े जैसा होता है। इसका आकार एक लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। शिकार का तरीका, इसमें से एक खास खुशबू निकलती है, आवाज नहीं निकलती, ध्यान रखिएगा, खास खुशबू निकलती है जिससे आकर्षित होकर कीड़े इसके अंदर फंस जाते हैं। क्या क्या खाता है? यह कीड़े मकोड़ों के अलावा मेढकों और चूहों का भी शिकार करता है। क्यों खाता है? यह उन जगहों पर उगता है जहां मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए यह शिकार करता है। ये सभी पॉइंट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। रेगिस्तानी ओक, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तानी ओक यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग राजस्थान समझ लेते हैं जो कि गलत है, इसे ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ पर पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इसकी जड़ें जमीन में पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक जाती हैं जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाएं। तने की विशेषता, इस पेड़ के तने में पानी जमा रहता है। जब इलाके में पानी की कमी होती है तो वहां के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं और पीते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा रेगिस्तानी ओक के बारे में। खेजड़ी, यह कहां पाया जाता है? यह राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ी गांव में पाया जाता है। इस पेड़ को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह मरुस्थल में आसानी से उगता है। विशेषताएं, इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता। इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है और पत्तियां वहां के जानवर खाते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखिएगा, इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता। इतिहास, इसी पेड़ को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और उनके गांव के 300 से ज्यादा लोगों ने पेड़ों से चिपककर अपनी जान दे दी थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा खेजड़ी वृक्ष के बारे में। पक्षियों का संसार, देखिए दोस्तों, बाज, चील और गिद्ध ये हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, यह भी कई बार पूछा गया है। उल्लू के बारे में ध्यान रखिएगा, यह अपनी गर्दन काफी पीछे तक घुमा सकता है, लगभग 360 डिग्री के पास आसपास। मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां होती हैं। कलचिड़ी पत्थरों के बीच खाली जगह में नाजुक घास, ऊन, बाल और रुई से घोंसला बनाती है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। वीवर पक्षी, सभी नर वीवर अपने अपने घोंसले बुनते हैं। मादा वीवर उन सभी को देखती है और जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। तो बीवर पक्षी की यह विशेषता ध्यान रखिएगा। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर घोंसला बना लेती है। तो पक्षियों के बारे में ये सभी विशेषताएं आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्षेत्रीय आवास के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। असम के घर, भारी बारिश के कारण यहाँ के घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लद्दाख के घर कैसे होते हैं? ये पत्थर के 2 मंजिला घर होते हैं। छतें और फर्श लकड़ी के होते हैं। निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती। यहाँ के टेंट को रेबो और जानवरों के रहने की जगह को लेखा कहते हैं। राजस्थान के घर, यहाँ बारिश कम होती है और गर्मी बहुत होती है। लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। दीवारें बहुत मोटी होती हैं और छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। मनाली, यहाँ बारिश भी होती है और बर्फ भी गिरती है। घर पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती हैं। तो ये विशेषता आप लोग ध्यान रखिएगा। राज्यों के पकवान, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। हांगकांग, यहाँ के लोग सांप खाना पसंद करते हैं जिसे लिंग हु फेन कहा जाता है। केरल के लोग अपने आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं।
उबले टैपियोका को नारियल की करी के साथ खाया जाता है केरल में। गोवा, यहाँ समुद्री मछली को नारियल के तेल में पकाया जाता है। कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में पकाया जाता है। यहाँ पर सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। गुजरात, वलसाड स्टेशन, यहाँ पटाटा वड़ा और पूरी साग बहुत मशहूर है। अहमदाबाद में ढोकला चटनी और लेमन राइस प्रसिद्ध है। उड़ीपू, कर्नाटक, यहाँ के लोग इडली वड़ा पसंद करते हैं। तो ये सभी पकवान आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर त्योहार, नृत्य और महत्वपूर्ण खोज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बिहू असम का त्योहार है जो चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। यहाँ बांस का भेला घर बनाया जाता है। चिराओ, ये मिजोरम का प्रसिद्ध बांस नृत्य है। चिराओ मिजोरम का प्रसिद्ध बांस नृत्य है। झूम खेती मिजोरम में की जाती है। इसमें फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए छोड़ दिया जाता है। जो खरपतवार उगती है उसे उखाड़ते नहीं बल्कि जला देते हैं। राख खाद का काम करती है। तो झूम खेती के बारे में ध्यान रखिएगा। लुई ब्रेल, ये फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने ब्रेल लिपि बनाई जो 6 बिंदुओं पर आधारित है। नेत्रहीन बच्चों के लिए ब्रेल लिपि बनाई थी जो 6 बिंदुओं पर आधारित है। अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से आया मुसाफिर। इसने भारत के तालाबों और बावड़ियों की बहुत प्रशंसा की। सीढ़ीदार कुओं की बहुत प्रशंसा की थी। कांसा, यह तांबा और टिन का मिश्रण है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पश्मीना साल, यह 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। इसे बनाने में 250 घंटे लगते हैं। यह चांग थांगी बकरी के बालों से बनती है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। यहाँ पर दोस्तों बीजों का प्रकीर्णन और उनकी उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मिर्च, टमाटर और आलू ये दक्षिण अमेरिका से आए थे। गोभी और मटर यूरोप से आए थे। भिंडी और कॉफी अफ्रीका से आए थे। सोयाबीन चीन से आया था। बीजों का घूमना, कुछ बीज हवा से उड़ते हैं, कुछ पानी में बहकर और कुछ जानवरों के शरीर पर चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। चलिए, मच्छरों से जुड़ी बीमारियां और उपचार। मलेरिया, यह दोस्तों मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। इसकी दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। डेंगू और चिकनगुनिया ये भी मच्छरों से फैलते हैं, जैसे कि एडिस मच्छर। रोनाल्ड रॉस, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसके लिए इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उपाय क्या है? ठहरे हुए पानी में मिट्टी का तेल डालना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और मच्छर के लार्वा मर जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों संपूर्ण विस्तृत पेडागोजी देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ईवीएस की प्रकृति और एनसीएफ 2005। ईवीएस की प्रकृति कैसी है? एकीकृत प्रकृति है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को अलग अलग न पढ़ाकर एक साथ पढ़ाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है ईवीएस की प्रकृति एकीकृत प्रकृति है। कक्षा 1 और 2, यहाँ ईवीएस की कोई किताब नहीं है। ध्यान रखिएगा, 1 और 2 में ईवीएस की कोई किताब नहीं है। इसे भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे पर बोझ ना पड़े। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य: ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, रटंत प्रणाली का अंत करना और बच्चे के अनुभवों को प्रधानता देना, यह इसका उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है। मुख्य थीम्स और उप थीम्स, यहां से भी हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ईवीएस का पाठ्यक्रम 6 मुख्य विषयों पर आधारित है, 6 मुख्य थीम पर आधारित है। कौन कौन से थीम है? परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, ये 6 मुख्य थीम है। परिवार और मित्र का उप थीम है दोस्तों आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां से एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। शिक्षण विधियां और सूत्र। शिक्षण सूत्र: ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, स्थानीय से वैश्विक, ये क्या है? शिक्षण सूत्र है। क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप, यह सबसे प्रभावी विधि है क्योंकि यह बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अवलोकन और वर्गीकरण, ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन, बच्चों को चीजों को बारीकी से देखने और उनमें समानता असमानता ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
मूल्यांकन और आकलन के उपकरण CCE। पोर्टफोलियो, बच्चे के कार्यों का क्रमिक और व्यवस्थित संग्रह, प्रगति का रिकॉर्ड पोर्टफोलियो कहलाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, बच्चे के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यवहार का संक्षिप्त लिखित वर्णन है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। आकलन के प्रकार यहाँ पर देखेंगे, एक होता है सीखने के लिए और एक होता है सीखने का और एक होता है सीखने के रूप में। सीखने के लिए फॉर लर्निंग, पढ़ाई के दौरान कमियों को सुधारने के लिए किया जाता है। और सीखने का ऑफ लर्निंग, अंत में ग्रेडिंग के लिए किया जाता है आकलन। सीखने के रूप में एस लर्निंग, स्व आकलन है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अधिगम अक्षमता, डिसलेक्सिया, इस अक्षमता से दोस्तों पढ़ने में समस्या आती है, ध्यान रखिएगा, पढ़ने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा पढ़ने में समस्या का सामना करता है। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया यह लिखने में समस्या से संबंधित है। डिसकैलकुलिया गणित में समस्या या गणना संबंधी समस्या से संबंधित है। पेडागोजी के महत्वपूर्ण कीवर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। मूल्यांकन, मूल्यांकन हमेशा निरंतर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निरंतर होना चाहिए। संसाधन के रूप में विविधता, कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे बाधा नहीं बल्कि संसाधन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। संसाधन के रूप में विविधता क्या है? कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे बाधा नहीं बल्कि संसाधन हैं, रिसोर्स हैं। प्रश्न पूछना, शिक्षक को बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये सभी कीवर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा। अधिगम के सिद्धांत, सक्रिय भागीदारी, बच्चा श्रोता नहीं होना चाहिए बल्कि उसे सक्रिय होकर काम करना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। संदर्भगत अधिगम, बच्चे को जो पढ़ाया जाए वह उसके वास्तविक जीवन से जुड़ा हो। उदाहरण के लिए पानी पढ़ाते समय स्थानीय कुएं या तालाब का जिक्र करना। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षक सहायक सामग्री में दृश्य सामग्री है चार्ट, मैप, मॉडल, इसे ध्यान रखिएगा, चार्ट, मैप, मॉडल। और श्रव्य सामग्री है रेडियो, टेप रिकॉर्डर। दृश्य श्रव्य सामग्री है फिल्म स्ट्रिप्स, वीडियो। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। सामुदायिक संसाधन, गांव का किसान, बढ़ई या डॉक्टर, इन्हें स्कूल बुलाना या बच्चों को उनके पास ले जाना सबसे बेहतरीन रियल लाइफ संसाधन माना जाता है। उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक, बच्चे की सीखने में आ रही कमियों या गलतियों के कारणों का पता लगाना, निदानात्मक शिक्षण इसे कहा जाता है। उपचारात्मक शिक्षण, उन कमियों को पता चलने के बाद उन्हें दूर करने के लिए दोबारा पढ़ाना या अलग तरीके से समझाना, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर थ्योरी सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट 30 प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों का चुनाव करें। पहला कथन है, हाथियों के झुंड की नेता सबसे बुजुर्ग मादा हाथी होती है। बिल्कुल सही है, थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया था। एक झुंड में 20 से 25 मादाएं और बच्चे होते हैं, क्या यह सही है? देखिए दोस्तों, एक झुंड में 10 से 12 सदस्य होते हैं, ऐसा बताया गया था, तो यहां पर यह गलत हो जाएगा। नर हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, यह भी सही है, आपको बताया गया था, नर हाथी 14-15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां खा सकता है, आपको बताया गया था एक दिन में 100 केजी से अधिक पत्तियां खा सकता है, तो ये आपका गलत है। यहां पर केवल ए ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन सही है, आगे का ऑप्शन यहां पर नहीं दिया गया है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा ए और सी आपका सही है। ठीक है, उस पक्षी का नाम बताइए जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है। थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया था, मैना आपका राइट आंसर हो जाएगा। उल्लू दोस्तों अपनी गर्दन काफी पीछे तक घुमा सकता है, लेकिन मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही विवरण चुनिए।
स्लॉथ भालू जैसा दिखता है और दिन में 17 घंटे सोता है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। स्लॉथ चिंपांजी जैसा दिखता है और 10 घंटे सोता है। गलत है। स्लॉथ की औसत आयु 20 वर्ष है। ये गलत है। औसत आयु 40 वर्ष है। स्लॉथ सप्ताह में 2 बार शौच के लिए नीचे उतरता है। गलत है, 1 बार उतरता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है और दिन में 17 घंटे सोता है। और स्लॉथ का जीवन काल कितना होता है? 40 वर्ष का होता है और यह अपने पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही रहता है। नेपेंथिस शिकारी पौधा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह पौधा केवल भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह गलत है दोस्तों। मेघालय के अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी मिलता है। यह कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए छोटी छोटी आवाजें निकालता है। यह गलत है। आवाज नहीं निकालता है, यह सुगंध निकालता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। बिल्कुल सही है। थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया था। यह केवल छोटे कीड़ों को ही फंसा सकता है, चूहों को नहीं। ये गलत है, चूहों को भी फंसा सकता है। तो यह पौधा मेघालय के अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी मिलता है और यह आवाज नहीं निकालता बल्कि सुगंध निकालता है और चूहों व मेढकों को भी ये खा सकता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, झूम खेती के तहत खरपतवार को जड़ से उखाड़कर खाद बनाया जाता है। क्या यह सही है या गलत है दोस्तों? जमीन में गहरा गाड़ दिया जाता है। यह भी गलत है। काट कर वहीं जला दिया जाता है और उसकी राख खाद का काम करती है। बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो आपको बताया गया था 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। लुई ब्रेल ने दोस्तों इस लिपि का आविष्कार किया था और उभरे होने के कारण नेत्रहीन बच्चे इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। तो यहां पर 6 बिंदु आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्मीना शॉल के बारे में गलत कथन पहचाने। यहां पर गलत कथन को पहचानना है। यह 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होता है। सही है। इसे बनाने में 250 घंटे का समय लगता है। यह भी सही है। यह चांगथांगी बकरियों के बालों से बनाई जाती है। यह भी सही है। इन बकरियों के बाल बहुत मोटे होते हैं ताकि ठंड ना लगे। यह गलत है दोस्तों और यही आपको बताना था। पश्मीना बकरी के बाल इंसान के बाल से भी 6 गुना ज्यादा पतले होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंसा के घटक हैं, ब्रॉन्ज के घटक हैं? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और टिन। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और टिन। पीतल दोस्तों तांबा और जस्ता से बनता है और ब्रॉन्ज तांबा और टिन से बनता है। लिंगहुफेन पकवान किस देश या क्षेत्र में प्रसिद्ध है? आप लोग बताइए, लिंगहुफेन पकवान किस क्षेत्र या देश में प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह सांप के मांस से बना एक सूप है जो हांगकांग में खाया जाता है। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही विकल्प चुनें। यह राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है। यह गलत है दोस्तों। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके तने में पानी जमा होता है जिसे लोग पाइप से पीते हैं। बिल्कुल सही है। इसकी जड़ें बहुत उथली होती हैं। यह गलत है। इसकी पत्तियां बहुत बड़ी और घनी होती हैं। यह भी गलत है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें पानी की तलाश में गहराई तक जाती हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत क्यों है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के मुद्दों को जोड़ता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की पाठ्यपुस्तकें क्यों नहीं है? क्योंकि पर्यावरण के मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस की 6 मुख्य थीम्स में शामिल नहीं है? देखिए दोस्तों, भोजन, आवास, यात्रा शामिल है लेकिन संबंध शामिल नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, संबंध, कार्य और खेल और पशु ये परिवार और मित्र थीम की उप थीम है। नेक्स्ट है, एक छात्र कहता है, मैं जहां से आया हूं वहां बारिश बहुत होती है। घर 10 से 12 फीट ऊंचे
बांस के खंभों पर बनते हैं वह कहाँ से है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा असम से है। यहाँ पर बी ऑप्शन असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस विकार से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है। ईबीएस में पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो दोस्तों बच्चे की क्रमिक प्रगति का व्यवस्थित संग्रह है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा में मछली किस तेल में पकाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा नारियल का तेल। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नारियल का तेल। कश्मीर में मछली सरसों के तेल में पकाई जाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल बिरूनी 1000 साल पहले भारत आया था, उसने अपनी पुस्तक में मुख्य रूप से क्या लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के सुंदर तालाब और चबूतरे के बारे में लिखा है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह फसल कटाई का त्योहार है। केरल में ओणम और असम में बिहू मनाया जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर वह कैसे सुनता है? देखिए दोस्तों, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं जिसके कारण वह जमीन पर होने वाले कंपन से सुनता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जमीन पर होने वाले कंपन से। चिराव नृत्य कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम राइट आंसर हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला में किन रंगों का प्रयोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा नील, हल्दी और पिसे हुए चावल का घोल। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्लॉथ अपने जीवन में कुल कितने पेड़ों पर निवास करता है? राइट आंसर हो जाएगा 8 पेड़ों पर निवास करता है। सी ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड का क्या महत्व है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यह बच्चे के व्यवहार और विशिष्ट घटनाओं का संक्षिप्त विवरण देता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 8848 मीटर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पके हुए चावल को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए घर में क्या उपाय किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसे कटोरी में रखकर ठंडे पानी के बर्तन में रखें। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पाठ्यक्रम क्यों बनाया गया है? ताकि अध्याय छोटे हों, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ाव पैदा करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ाव पैदा करने के लिए। वलसाड स्टेशन कहाँ स्थित है जहां बटाटा वड़ा और पूरी साग प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। बी ऑप्शन। समावेशी शिक्षा का पर्यावरण अध्ययन में क्या अर्थ है? देखिए दोस्तों, दिव्यांग और सामान्य बच्चों को एक साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पढ़ाना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यह गैस वातावरण में ऊष्मा को रोक लेती है जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।